धामी के दिल्ली दौरे से उत्तराखंड का सियासी माहौल गर्म। 2 महीने में 6 बार जा चुके दिल्ली, कैबिनेट में फेरबदल के आसार। सीएम धामी के बयान पर महारा ने किया पलटवार, बोले राहुल की लोकप्रियता से घबरा गई बीजेपी। उत्तराखंड में आस्था मौसम पर भारी, केदारनाथ में अब तक 12 लाख श्रद्धालु कर चुके दर्शन, पैदल मार्ग से कर रहे यात्रा। गैरसैंण में होगा उत्तराखंड क्रांति दल का 21वां अधिवेशन, केंद्रीय अध्यक्ष का होगा चुनाव। 6 सितंबर से शुरू होगा नामांकन। ऋषिकेश पुलिस को मिली बड़ी सफलता, भारी मात्रा में स्मैक के साथ तस्कर गिरफ्तार, पुलिस खंगाल रही आपराधिक इतिहास। नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं उत्तराखंड लाइव, मैं हूं आपके साथ। है ना, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की दिल्ली दौड़ पिछले कुछ समय से ज्यादा देखने को मिल रही है। जुलाई महीने में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी 3 बार दिल्ली दौरे पर गए, जहां उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अलावा कई केंद्रीय मंत्रियों के साथ ही संगठन के बड़े नेताओं से भी मुलाकात की। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इन मुलाकातों के अलग अलग मायने निकाले। जुलाई महीने में हुई लगातार मुलाकातों को मंत्रिमंडल विस्तार और राजनीति स्तर पर होने वाले बदलावों से जोड़कर देखा जा रहा है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। वहीं अब एक बार फिर से 19 अगस्त से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अपने 3 दिवसीय दिल्ली दौरे पर है, जिसको लेकर चर्चाओं का बाजार गर्म है। उत्तराखंड राजनीतिक गलियारों में भी इनके अलग अलग मायने निकाले जा रहे हैं। उत्तराखंड के वरिष्ठ लोगों का कहना है उत्तराखंड के मुख्यमंत्री के लिए अब दिल्ली दूर नहीं रहा है और दिल्ली से काफी नजदीकियां मुख्यमंत्री के रूप में बढ़ गई हैं और इसके पीछे कई सारे कयास लगाए जा रहे हैं। उत्तराखंड जैसे छोटे राज्य जिसके पास सीमित संसाधन हैं, ऐसे राज्य की दिल्ली पर निर्भरता बेहद ज्यादा है। तो वहीं दिल्ली के दृष्टिकोण से देखें तो सरकार की उत्तराखंड में 1.5 लाख करोड़ की तमाम योजनाएं चल रही हैं। ऐसे में इन योजनाओं को लेकर अगर छोटा सा भी डिस्कशन करना हो तो वो दिल्ली से ही संभव हो पाता है। ऐसे में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के बार बार दिल्ली जाने की एक बड़ी वजह मानी जा रही है। हरिद्वार से अनुसूचित मोर्चा के प्रदेश महामंत्री को पार्टी के बाहर का रास्ता दिखाने के बाद जगजीवन राम ने पार्टी के इस फैसले का स्वागत किया। उन्होंने भाजपा के अपने आप को भाजपा का सच्चा सिपाही बताते हुए कहा वो हमेशा भाजपा की रीति और नीति के साथ रहे हैं। वो हमेशा राज्य में भ्रष्टाचार के कामों को उजागर करने में लगे हुए थे। पार्टी नगर में बाहर का रास्ता दिखाया है तो उन्हीं में ही कुछ गलती रही होगी। साथ ही उन्होंने कहा समाज के लिए वो किसी भी पार्टी और पद को छोड़ने के लिए तैयार है। बता दें कि हरिद्वार के रुड़की बेलदादा प्रकरण मामले को लेकर जगजीवन राम काफी सक्रिय थे, जिसके बाद उन्हें पार्टी ने प्रदेश मंत्री के पद से हटाते हुए भाजपा से भी बाहर का रास्ता दिखा दिया। मुझे बहुत खुशी है। मैं भारतीय जनता पार्टी का सच्चा सिपाही हूं। मैं माननीय नरेंद्र मोदी जी की जीरो टॉलरेंस की नीति और माननीय धामी जी की जो जीरो टॉलरेंस की नीति थी उसके तहत कार्य कर रहा था। भ्रष्टाचार जो हरिद्वार जिले में या कहीं भी हो रहा था उसको उजागर करने का काम कर रहा था। लेकिन हो सकता है मुझ में कोई कमी रही हो, पार्टी ने मुझे निष्कासन किया है, उसके लिए मैं पार्टी का बहुत बहुत आभारी हूँ। लेकिन अगर बात कहीं मेरे समाज की आएगी तो मैं ना झुकूंगा और ना डरूंगा और ना पीछे हटूंगा जब तक मेरे समाज को न्याय नहीं मिलेगा। जिस प्रकार मेरी माँ बहन बेटियों को बेलडा में पीट पीट कर छेता गया है, घरों से निकाल कर, और हमारे बीच ही से हमारे समाज के, हमारे परिवार के, मेरे परिवार के लोग ही थे वो समझो, जो 2 लोग आज हमारे बीच नहीं है, जब तक उनको न्याय नहीं मिलेगा हम इस आंदोलन को जारी रखेंगे, अंतिम सांस तक जारी रखेंगे। बेलडा प्रकरण में जिस तरह से सक्रियता आपकी थी उसी का नतीजा मिला? ये पूरा उसी का नतीजा। अगर मैं अपने समाज की बात शासन प्रशासन तक रखना चाहता था, मेरी बात को दबाने का काम इन लोगों ने किया है, उसी का नतीजा मुझे आज पार्टी से निष्कासन करके इन लोगों ने मुझे इनाम के तौर पर दिया है। तो बीजेपी से समाज नाराज हो रहा है, एससी समाज जो है वो नाराज हो रहा है। ये तो आने वाला समय ही बताएगा, क्योंकि हम सब लोग समाज के जितने भी लोग हैं मेहनत करेंगे। हम ऐसे लोगों को सामने लाएंगे जो समाज की बात
संसद में, लोकसभा में जाकर रख सके और समाज को न्याय दिलाने का काम कर सके, ऐसे व्यक्तियों को हम आगे आने वाले समय में लेकर आएंगे। आपके निष्कासन की सूचना पे पहुंच गई है? नहीं, मुझे अभी लिखित में और मेरे व्हाट्सएप के माध्यम से मुझे कोई सूचना नहीं है, लेकिन जिस तरह से आपने स्वीकार किया है कि अगर निष्कासन किया तो ठीक है। मुझे कुछ तो पत्रकार, माने की पार्टी से पहले अब समाज है अपना। मेरे लिए मेरा समाज है। अगर कोई समाज की बात नहीं सुनता, आपको मैं छोटा सा उदाहरण बताता हूं। मंगलोर कोतवाली में एक सागर गोयल नाम का व्यक्ति किसी का मामले को लेकर वहां पर चला गया एसएसओ साहब के पास में। एसएसओ साहब ने उसकी बात नहीं मानी तो उन्होंने थाने में एसएसओ साहब के साथ बदतमीजी की। उसके बाद भी पूरी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी की सागर गोयल के साथ खड़ी रही, तब तक उन लोगों का वहां से हस्तांतरण नहीं हुआ जो एसएसओ साहब थे, जबकि उनकी कोई गलती भी नहीं थी। उसमें माननीय विधायक देशराज करणवाल जी ने अहम भूमिका निभाई थी। वो वहां जाकर मुख्यमंत्री जी के यहाँ जाकर धरना देकर सभी पार्टी के जिला अध्यक्षों को ले जाकर धरना देकर बैठ गए थे। जब तक एसएसओ साहब का हस्तांतरण नहीं हुआ था तब तक उनको नहीं छोड़ा गया था। और मैं कहना चाहता हूं कि पार्टी के जितने भी पदाधिकारी हैं, क्या किसी ने मेरे समाज की पीड़ा समझी है? अगर समझते तो वो अपने पदों से इस्तीफा देने का काम करते। और अपने अभी भी समय है, जो समाज, जिसके अंदर समाज की पीड़ा है, अभी भी समय है, अभी भी जागो। अगर हमारी बात नहीं सुनी जाती तो हमें ऐसी जगह रहने का कोई अधिकार नहीं है। समाज की बातें नहीं सुन रही है। मोर्चा आपके पक्ष में आएगा निष्कासन के बाद में? मैं कुछ नहीं कह सकता, ये आने वाला समय बताएगा अब क्या होगा, क्योंकि समाज मेरे साथ में बहुत जुड़ा हुआ है। समाज जो चाहेगा वो होगा। मतलब पार्टी में अपनी बात तू भी पत्रकार है, तू तो वहां तो गया नहीं। विश्व विख्यात केदारनाथ यात्रा पर आ रहे तीर्थ यात्री इन दिनों पैदल मार्ग से ही यात्रा कर रहे हैं। धाम में अभी भी मौसम खराब है, जिस कारण हेलीकॉप्टर उड़ान नहीं भर पा रहा है। हालांकि जो यात्री पैदल मार्ग से पहुंच रहे हैं वो अपने अनुभव साझा कर रहे हैं। उनका कहना है पैदल रास्ते में काफ़ी चुनौतियां हैं, लेकिन बाबा के दरबार में पहुंचने के बाद सभी तकलीफें खत्म हो जाती हैं। बता दें, केदारनाथ यात्रा में अभी तक रिकॉर्ड 12 लाख से अधिक श्रद्धालु पहुंच चुके हैं और अभी भी 2 माह से अधिक की यात्रा शेष है। ऐसे में उम्मीद है यात्रियों का आंकड़ा बढ़ेगा। वहीं पैदल मार्ग पर यात्रियों की सुरक्षा के लिए एसडीआरएफ, जीडीआरएफ, पीआरडी आदि फोर्स के जवान तैनात किए गए हैं। भारी बारिश में भी भारी संख्या में श्रद्धालु धाम पहुंच रहे हैं और रास्ते भर में टूटे फूटे रास्तों से होकर गुजरने के बाद उनके चेहरों पर कोई शिकन नहीं देखने को मिल रही। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय हरिद्वार पहुंचे। इसी बीच उन्होंने श्री राम मंदिर में भगवान राम की मूर्ति को प्राण प्रतिष्ठा के अवसर पर संतों को मौखिक तौर पर निमंत्रण दिया। और इसी बीच अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद अध्यक्ष महंत रविंद्र पुरी ने चंपत राय की तुलना भगवान राम के भक्त हनुमान जी से की। श्री हनुमान राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने बताया, 2024 में मकर संक्रांति के बाद और गणतंत्रता दिवस से पहले यानी 16 जनवरी से 24 जनवरी के बीच किसी भी शुभ तारीख में श्री राम मंदिर में भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी। उन्होंने बताया, राम मंदिर 2 मंजिला है और मंदिर के प्रथम तल की 80% छत का कार्य पूरा हो चुका है। वे संतों को मौखिक तौर पर प्राण प्रतिष्ठा के अवसर पर अयोध्या आने का न्योता दे रहे हैं। हालांकि विधिवत न्योता नवंबर के बाद ही संभव हो पाएगा। 2024 में मकर संक्रांति के पश्चात और गणतंत्र दिवस के पहले अर्थात 16 जनवरी से 24 जनवरी के बीच किसी भी दिन रामलला के नए बने मंदिर में भूतल पर गर्भगृह में भगवान की रामलला की प्रतिमा की प्राण प्रतिष्ठा की जाए। की सभी परंपराएं उस दिन आमंत्रित किए जाएंगे। इसी क्रम में मैं आज लगभग 4 महीने पहले आया हूँ। जितना एक दिन में संभव होगा ये मौखिक निवेदन है। शेष विधिवत निमंत्रण ये तो नवंबर
हरिद्वार में हर की पौड़ी पर आज आस्था और देशभक्ति का अनोखा संगम दिखाई दिया। देश के अलग अलग स्थानों से आकर मुल्तान समाज के लोगों ने हाथों में तिरंगा लेकर हर की पौड़ी पहुंचकर धार्मिक माहौल को देशभक्ति के रंग में रंग दिया और मां गंगा के साथ जमकर दूध की होली खेली और मां गंगा को स्वच्छ रखने का संदेश भी दिया। दरअसल मुल्तान जोत महोत्सव के 113 साल पूरे हो चुके हैं। हरिद्वार में जोत लाने की परंपरा 1911 की है, जब पाकिस्तान के रहने वाले लाला रूपचंद मुल्तान से पैदल जोत लेकर हरिद्वार पहुंचे थे। तभी से ये लोग लाला जी की उस परंपरा को आगे बढ़ाते चले आ रहे हैं। देश के अलग अलग राज्यों से आकर मुल्तान समाज के लोग मुल्तान जोत महोत्सव में शामिल होते हैं। आज से 113 साल पहले पाकिस्तान में जो मुल्तान शहर है, वहाँ से भगत रूपचंद जी मुल्तान जोत को पैदल लेकर हर की पौड़ी पे आए थे। उस जोत को प्रवाहित किया था विश्व में शांति के लिए, एकता भाईचारे के लिए। आज उस परंपरा को हम यहाँ पे निभा रहे हैं। आज सुबह हम देशभक्ति के ओतप्रोत होकर और साथ में गंगा मैया के नारे लगाते हुए गंगा स्वच्छ रहनी चाहिए, ये सारे स्लोगन वगैरह लिख के लोगों को ये संदेश देना चाहते हैं कि मेरे कारण से कहीं गंगा मैली ना हो जाए। और सावन के महीने के अंदर माँ गंगा की पूजा करना, अर्चना करना, समुद्र देवता की, तालाब की पूजा करना एक हमारे हिंदू संस्कृति के अंदर शुद्ध माना जाता है। उसी परंपरा को हम आगे निभाते हुए परिवार के साथ जो लोग 10-10 साल 15-15 साल पहले नहीं। मैया की जय। क्या नाम है आपका? योगी विजेंद्र नाथ। आज यहाँ पहुँचे हरिद्वार जी। मुल्तान जोत का महोत्सव है और पूरा कार्यक्रम शामिल होने आए हैं। क्या 113वां मुल्तान जोत का ये महोत्सव है, जो 113 वर्षों से लगातार हमारे महेंद्र नागपाल जी और इनकी पूरी की टीम के द्वारा चलाया जा रहा है और जीवन भर ये चलता रहेगा। जब तक माँ गंगा बुलाती रहेगी हम लोग आते रहेंगे और मैया में डुबकी लगाते रहेंगे और इसी तरह ये कार्यक्रम चलता रहे, ऐसी हम शुभकामना करते हैं और सभी देशवासियों को शुभकामनाएं। मुल्तान जोत का कार्यक्रम आज गंगा मैया के उसमें, और हम लोग जो ये कमल के फूल जो लाए हैं और मुल्तान जोत का जो हम लोग एक वो रखते हैं जोत जली हुई, उसको भी गंगा मैया में प्रभावित करते हैं और आज हम लोग कमल का फूल मैया में प्रभावित करने के माँ गंगा से क्या कामना की है? माँ गंगा से माँ गंगा से यही कामना है कि देश में खुशियाँ रहे, सद्भावना बनी रहे, भाईचारा बना रहे, किसी प्रकार का कोई प्रकोप ना आए। जैसे अभी कोरोना आया था ऐसा कोई प्रकोप ना आए। गंगा मैया हम सबको बचा के रखे और सब पे कृपा बनाए रखें। और यहाँ जय हो गंगा मैया। यहाँ पर आए हुए सभी श्रद्धालुओं से एक निवेदन। मॉनसून सत्र 2023 को लेकर राज्यसभा सांसद कल्पना सैनी ने पत्रकार वार्ता की। इस दौरान सरकार की उपलब्धियां गिनवाई। उन्होंने कहा कि मॉनसून सत्र के दौरान सदन में 25 सरकारी विधेयक प्रस्तुत किए गए, जिनमें से 23 विधेयक दोनों सदनों में पारित किए गए। साथ ही साथ 7 विधेयक भारत के राजपत्र में अधिसूचित किए गए। उन्होंने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा, विपक्षी घमंडी गठबंधन द्वारा विरोधी प्रदर्शन किया जा रहा है। मणिपुर जैसे संवेदनशील एवं राष्ट्रीय से जुड़े मुद्दे पर राजनीतिक लाभ देने का प्रयास किया जा रहा है, लेकिन आने वाले 2024 में जनता मोदी सरकार की उपलब्धियों को देखते हुए विपक्षियों को बखूबी जवाब देने का काम करेगी। अपने प्रधानमंत्री जी की उपलब्धियों को लेकर के, अपने मानसून सत्र में पारित होने वाले विधेयकों को लेकर के, अपने मानसून सत्र में विपक्ष के नकारात्मक रुख को लेकर के और अपने मानसून सत्र में होने वाले कार्यों को लेकर के, अपने प्रधानमंत्री जी के द्वारा मुख्य बिंदुओं को उठाने को लेकर के, अपने गृह मंत्री जी के द्वारा पूरे हर मुद्दे पर विस्तृत रूप से जानकारी देने को लेकर के आज मैं इस प्रेस में आई। हमने 25 विधेयक मानसून सत्र में पारित होने के लिए पेश किए दोनों सदन में, जिसमें से 23 विधेयक पारित हुए। 11 अगस्त तक 7 विधेयक शासनादेश का हिस्सा बन चुके। मैडम, आपने आप प्रेस रिलीज में विपक्ष को घमंडी लिखा है, क्या उद्देश्य है? देखिए, इस एक
24 का चुनाव मानकर आपने गठबंधन बनाया, उस गठबंधन की गरिमा को तो बनाकर रखिए। मानसून सत्र में देश नहीं विदेश भी आपको देख रहा है, पूरा विश्व आप पर निगाह जमाए हुए है और आप वहाँ नकारात्मक और उस तरह का प्रदर्शन कर रहे हैं। आप अपने सभापति जी का तक का अपमान कर रहे हैं। कितने लोगों को, आपके विपक्ष के नेता अधीर रंजन को, आपके संजय को, आपके टीएमसी के डेरिक ओब्रायन को, जो ये महत्वपूर्ण नाम, इन तक को सदन से निकालना पड़ा, सुशील गुप्ता को सदन से निष्कासित करना पड़ा। तो ये सदन की गरिमा को ठेस पहुंचाना, इसे घमंडिया नहीं कहा जाएगा क्या? जिस तरह से संविधान के ऊपर आंच नहीं आने वाली। संविधान में स्पष्ट लिखा है समय के साथ बहुत परिवर्तन होते हैं, आवश्यकताएं बढ़ती हैं। इसकी गुंजाइश हमारे संविधान निर्माता बाबा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने स्वयं दी है। कहीं संविधान की किसी भी धारा का, किसी भी अनुच्छेद का, किसी भी कार्य का उल्लंघन नहीं हो रहा है। संविधान की गरिमा को बचाया जा रहा है कि संविधान को देश हित में बनाने के लिए उसमें संशोधन हो। तक हम जो हैं अपने गुलामी के चिन्हों को संभाल कर रखेंगे, कब तक हम अपने कानून को अपने देश के अनुरूप नहीं बनाएंगे। संशोधन संविधान के अनुरूप खंड के लिए भी हर दिन नई विकास की योजनाएं घोषित हो रही हैं। हमारे मुख्यमंत्री जी अपने पूरे उत्तराखंड के लिए अनेक कार्यों के लिए बड़ा बड़ा धनराशि भी और योजनाएं भी पारित करा करके ला रहे हैं। और मैं ये गर्व के साथ कह सकती हूँ कि अपनी एनडीए की सरकार में उत्तराखंड की प्राथमिकता। देखिए, ये तो आप भी जानते हैं कि हर काम में कुछ समय लगता है। प्राकृतिक आपदा तो सेकंडों में आ जाती है, निस्तारण होने में समय लगता है। मैं आपको जानकारी दे दूं, इसी के अच्छा प्रश्न है आपका कि 413 करोड़ रुपए की धनराशि तुरंत हमारे प्रधानमंत्री जी ने उत्तराखंड के लिए घोषित कर दी। उत्तरकाशी गंगोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग में एक बड़ा सड़क हादसा हो गया। जानकारी के अनुसार राजमार्ग में गंगनानी के पास एक बस दुर्घटनाग्रस्त होकर गहरी खाई में जा गिरी। दुर्घटना के समय बस में लगभग 35 यात्री सवार बताए जा रहे थे, जिनमें से 27 यात्रियों को एनडीआरएफ की टीम ने बाहर निकाल लिया और वहीं 6 शव भी निकाल लिए गए। एक यात्री बस में फंसा रहा, जबकि एक यात्री की खोज जारी है। सभी यात्री गुजरात के बताए जा रहे हैं, जो गंगोत्री धाम से दर्शन कर लौट रहे थे। आज लगभग 4:05 समय में कंट्रोल रूम को सूचना प्राप्त हुई कि एक बस जो कि गंगोत्री से यात्रियों को लेकर आ रही थी, स्थान गंगनानी के पास बस का नंबर है UK 07PA 8585। ये गंगनानी के पास दुर्घटनाग्रस्त होकर नीचे खाई में गिरी है। इसमें 33 यात्री सवार हैं और 2 स्टाफ है, कुल 35 लोग हैं। रेस्क्यू ऑपरेशंस अंडरवे हैं, जिसमें एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, पुलिस, फायर, राजस्व की टीम लगी हुई है। इसके अतिरिक्त डीएम साहब, एसपी साहब मौके पर हैं, एसडीएम भी मौके पर हैं। अभी तक प्रारंभिक सूचना के अनुसार 27 घायलों को निकाला जा चुका है, जिनको जिला अस्पताल लाया जा रहा है। 7 लोगों की मृत्यु की सूचना है तथा 1 घायल को निकालने की कार्रवाई गतिमान है। कुल 9 एम्बुलेंस ऑपरेशंस में लगी हुई हैं। इसके अतिरिक्त कुछ बसेस भी ऑपरेशन में लगाई गई हैं। जिला अस्पताल में प्रिपेयर्डनेस कराई गई है। हेलीकॉप्टर के लिए भी बात कर ली गई है। आवश्यकता पड़ने पर यात्रियों को हेली के माध्यम से ऋषिकेश एम्स रेफर किया जाए। इन खबरों के साथ बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत।